हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ सीरीज में चलते हुए हम काफी आगे तक आ गए हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लें, ताकि एग्जाम का पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और खासकर वो स्टूडेंट जिनका भी टारगेट 2025 के यूपीएससी एग्जाम को फेस करने का है, वो इस सीरीज को आवश्यक रूप से देखें और शेयर भी करें। यदि ये सीरीज पसंद आती है तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना ना भूलें। यदि इन वीडियोस की आपको PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये है इसका QR कोड जिससे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट और साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां पर मैं समय समय पर विभिन्न प्रकार की अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि भाई एक साइड दिया हुआ है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरी साइड दिए हुए हैं कि ये किन किन शहरों को जोड़ते हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि असल में आज के समय में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है वो नेशनल हाईवे नहीं अपितु वो एक्सप्रेस वे है। तो नेशनल हाईवे तो आपको पढ़ने ही है, साथ में एक बार आप एक्सप्रेस वे को भी देख लें कि भाई भारत में कौन कौन से एक्सप्रेस वे हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ये आपके एग्जाम सिनेरियो से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि एक एक्सप्रेस वे जो कि बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा था 2024 में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, आई थिंक आपने इसके बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि यह भारत का अभी तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे माना जाता है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल हाईवे के जो नाम है ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जैसे नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कि अभी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है, इसका नाम पहले कुछ और था, अब इसका नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका पुराना नाम क्या था। मैंने बहुत बार अलग अलग वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। या आप मुझे बताएं कि कमेंट सेक्शन में इसका पुराना नाम क्या था। देखिएगा नीचे दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है। सबसे पहले दिया हुआ है NH4 के बारे में। वर्तमान में बात की जाए तो इसको नाम से जाना जाता है NH48, और ये जो NH48 है ये चेन्नई और हैदराबाद को कनेक्ट करता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको कहा जाता है PV रोड। अब PV रोड क्या है भाई, तो पुणे एंड बेंगलोर रोड इसका पूरा नाम है, अर्थात पुणे और बेंगलोर सिटीज को जोड़ता है। कहां से कहां तक है, तो मुंबई के समीप से। यदि आप इसकी गूगल इमेज निकाल कर देखेंगे तो मुंबई के समीप से ये प्रारंभ होता है और चेन्नई तक ये जाता है। बीच में दो रूट आते हैं, एक है पुणे और एक है बेंगलोर। दैट इज वाई इसको पुणे बेंगलोर रूट भी कहा जाता है। इसका नाम चेंज हो गया है NH6। भाई ये भी अच्छी खासी दूरी तय करता है। इसी को ग्रेट ईस्टर्न रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंबई और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? तो हम बात कर रहे हैं अभी 2014 की, तो 2014 के हिसाब से हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो ये गलत था, परंतु आज वर्तमान में ये सही दिखाई देता है। NH15 की बात करें तो ये आसाम और साथ में अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। आसाम व अरुणाचल प्रदेश जो कि दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अहमदाबाद और जोधपुर, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यानी कि 2014 के अकॉर्डिंगली हम देखें तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। एक साइड दिया हुआ है क्षेत्र का नाम और दूसरी साइड दिया हुआ है कि यह क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, और पूछा गया है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। जरा देखते हैं कि भाई ये जो किन्नौर है ये सुपारी उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। जहां तक हमारा यानी कि किन्नौर में तो वैसे कई चीजों का उत्पादन किया जाता है, परंतु मुख्य आधार पर यह सेब उत्पादन के लिए अर्थात एप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है 2014 का, हमको 2014 के अकॉर्डिंगली बात करनी है। मेवात, यदि आज आप देखेंगे तो मैंगो का प्रोडक्शन यहां पर होता है, नींबू का प्रोडक्शन यहां पर होता है, पिकल के लिए यानी कि अचार के लिए खासा फेमस है, परंतु 2014 में ये वाला स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। कोरोमंडल, ये सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। ये अलग अलग प्रकार के, जैसे कि चावल हो गया, एक तो चावल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ अच्छा कोरोमंडल तट की बात हो रही है तो ये सोयाबीन के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाएगा। सोयाबीन स्टेट के नाम से फेमस है हमारा MP। इसके अलावा महाराष्ट्र वाले सेक्शन में और कुछ इसके जो आसपास के एरिया रहते हैं वहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर माना गया था 2014 में। अब
आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि करंट पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसका तात्पर्य यह है कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हीं को रट कर और इन्हीं में, इसमें जो मैं आंसर बता रहा हूं इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना लें। कारण यह कि आप क्वेश्चन का टाइप समझ लें कि भाई किस टाइप का ये क्वेश्चन आ रहा है, हमें अपनी अप्रोच किस प्रकार से रखनी है, ये ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्व करने का बहुत अधिक महत्व है, नो डाउट, पर पीवाईक्यू सॉल्व करना भी एक प्रकार का दिमाग का खेल है कि भाई 2014 में जो लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन किया गया है। अब हो सकता है कि 2022, 2023, 2024 में कोई नई लिस्ट आ गई हो, उसके अकॉर्डिंगली हमको आंसर लगाना हो, तो वहां पर कई बार ये डेटा भी पूछ देगा कि भाई 2022 के अनुसार क्या था, 2023 के अनुसार क्या था। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, चिंता नहीं करना। परंतु हाँ, एक सामान्य सी बात है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ईयर मायने रखता है कि 2014 के अकॉर्डिंगली ये आंसर दिया था तो 10 साल हो चुके हैं, अब ये आंसर एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। अब हमको जो न्यू लिस्ट आई होगी, नई लिस्ट जो रिलीज की गई होगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी भी संस्थान के द्वारा, हमको उसको आधार मानते हुए चलना है। जैसे मैंने बताया कि मैंगो का प्रोडक्शन पहले उतना अधिक नहीं होता था आम मेवात में, परंतु आज वर्तमान में देखेंगे तो फिर ये बढ़ा है धीरे धीरे। और आज यदि आप देखते हैं तो ये मैंगो प्रोडक्शन के लिए, आम उत्पादन के लिए खासा फेमस माना जाता है मेवात, नींबू के लिए भी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि भाई क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, ये किस सिनेरियो में क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशेष समुदाय, जनजाति, पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुदाय या जनजाति की ये बात हो रही है। देखो, जो क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी टफ है, इसको पहले मैं इजी कर देता हूं कि इन्होंने बोला है प्रत्येक वर्ष कतिपय विशेष समुदाय, यानी कि एक समुदाय है जो कि पूरे महीने यानी कि मास भर चलने वाला एक जो अभियान होता है, एक जो त्योहार होता है, उसमें फलदार यानी कि जो ऐसे वृक्ष जो कि फल देते हैं, फलदार वृक्षों का या फिर पौधों का रोपण करता है, ये किस जनजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन में बोला है कि वही एक जनजाति है, इनके यहाँ एक ऐसा त्योहार होता है जो कि महीने भर चलता है और इसमें ऐसे पौधों का रोपण किया जाता है जो कि फलदार होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि एमपी की दो जनजातियां हैं, एक है गोंड और एक है कोरकू। ठीक है, ये दोनों ही जनजातियां आप देखेंगे कि मध्य भारत में एमपी वाले सेक्शन में आपको दिखाई देती हैं और इनके द्वारा मनाया जाने वाला ये जो त्योहार है इसको नाम दिया जाता है जिरोती। जिरोती त्योहार है ये। ठीक है, 2014 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो त्योहार तो बदलेगा नहीं, त्योहार तो चला आ रहा है, तो सामान्य सा क्वेश्चन है भाई, इसमें डेटा का यूज हुआ था और इसीलिए हमको ये ध्यान रखना था। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन के टाइप में थोड़ा सा फर्क है। आगे चलते हैं। भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं, इसके बारे में बात की गई है। और नीचे पूछा गया है कि दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। चलो भाई, एक बार हम देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति भारत में नहीं है, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। सुरक्षा के संदर्भ में यदि ये पूछा गया है तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बीज प्रतिस्थापन दरों से ये क्वेश्चन है को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या मदद मिल सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। चलो एक बार हम देखते हैं कि भाई सिनेरियो हमको समझ में आ गया है। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है जिससे इसमें बाध्यता उत्पन्न होती है, तो शायद मैं आपको बता दूं कि एक राष्ट्रीय बीज नीति हमारे यहां बनी है वर्ष 2002 में। तो यह कहना, और क्वेश्चन है कब का, 2014 का, तो यह कहना कि भाई भारत में कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं है, यह सरासर गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा गलत हो जाता है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। ऐसा भी नहीं है, हम अच्छे से अच्छे बीज देने का प्रयास करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। रुक जाइए, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में
मांग पूर्ति अंतराल है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब ये कैसा है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी मिला दिया है, उसमें फैक्चुअल भी मिला दिया है। यानी कि कुछ डेटा आई थिंक आपको मालूम होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ऐसे होते हैं जो कि आपको एज इट इज याद करके जाने होते हैं, यानी कि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ माने जाते हैं। यदि यहां पर इसका सही उत्तर लें तो केवल और केवल बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि भाई जनसंख्या की आयु संरचना में जो बदलाव हो रहा है, यदि आप भारत की जनसंख्या देखेंगे तो भारत को एक युवा देश कहा जाता है। कारण यह है कि यहां पर जो यूथ की पॉपुलेशन है ये ज्यादा है। अब यहां पर इस जनसंख्या से कितनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, यानी कि ये जो जनसंख्या है, चाहे ये यूथ है, चाहे ये वृद्ध है, चाहे ये कहीं पर बच्चे ज्यादा हैं, तो जिस प्रकार की जनसंख्या है, जो भी जनसंख्या का टाइप है, वो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से अपना इन्वॉल्वमेंट बता रही है, इस बारे में ये क्वेश्चन किया गया है। तो यदि आपको अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक प्रकार से क्वेश्चन की डिमांड ये है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर हो सकता है कि कुशलता विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा भी देख लेते हैं, और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, इसका इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं है। शिशु मृत्यु दर, ये तो जनसंख्या पर ही केवल आधारित है, परंतु यहां पर हमको जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में पूछा गया है, यानी कि इकोनॉमी का टच भी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। डी पर बात करें तो उच्च शिक्षा का निजीकरण, एजुकेशन की बात कहीं पर नहीं की गई है, तो कुशल विकास को बढ़ावा देना यह हमारे लिए एप्रोप्रिएट माना जाएगा। कारण यह है कि जब आप कुशल विकास को अपनाते हैं तो जो यूथ वर्ग है, आज की कंडीशन आप देखें कि आज के समय में हम बोलते हैं कि भाई बिजनेस किया जाए। बिजनेस क्यों किया जाए? क्योंकि जो यूथ पावर है ये भारत में बहुत ज्यादा है, और यूथ पावर होने का सबसे बड़ा मीनिंग ये है कि भाई हम रिस्क ले सकते हैं, हम आगे अपने जो अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, उनके लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वो हम अच्छे से उठा सकते हैं। कारण क्या है कि जब भी आप कौशल विकास करेंगे, है ना, यानी कि जो आपकी कला है उसका विकास करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार का भी सृजन होगा, और यदि रोजगार का सृजन होगा तो एंड ऑफ द डे लक्ष्य क्या है कि आप रोजगार करेंगे तो आपको आमदनी होगी, आमदनी होगी तो आप टैक्स पेयर बनेंगे, टैक्स पेयर बनेंगे तो आप अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से योगदान तो दे रहे हैं। तो भाई किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी जनसंख्या को कौशल विकास देना या फिर उसके कौशल विकास को बढ़ाना, यह सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? भाई देखो, सामान्य सी बात की जाए तो सभी प्रकार की इंडस्ट्री में, सभी प्रकार के उद्योगों में कहीं ना कहीं जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? 2013 का क्वेश्चन है। तो आज यदि आप देखोगे तो भाई इन सभी में, अभियांत्रिकी में देखो, यानी कि इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग, ठीक है, अभियांत्रिकी में आप देख लें, जो वस्त्र उद्योग होते हैं उसमें देख लें, कागज और लुगदी में आप देख लें, ताप शक्ति में आप देख लें, तमाम प्रकार के उद्योगों में कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता होती ही है। परंतु पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, यदि इस पर हम बातचीत करें तो ये जो ताप शक्ति है, अर्थात इंग्लिश में मैं यहां पर लिखूंगा थोड़ा सा, थर्मल पावर प्लांट, इसमें पानी की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दैट इज वाई ये पहले नंबर पर है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और अदर उद्योगों में पानी की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, अपितु कम होती है की बात यहां पर की गई है। परंतु एक सिनेरियो के हिसाब से यदि हम इसको जमाएं तो सबसे पहले आता है थर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो ताप शक्ति है। इसके बाद आ जाता है भाई अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी के पश्चात आप देखेंगे तो ये जो कागज और लुगदी की बात यहां पर की गई है, इन कारखानों की बारी आती है। कागज व लुगदी बनाने के जो कारखाने होते हैं वो आते हैं, एंड देन यहां पर वस्त्र उद्योग आता है। ठीक, तो ये इनका सही ऑर्डर होगा। तो यदि ऑर्डर जमाने के लिए आ जाए तो भाई ये ऑर्डर भी आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर थर्मल पावर प्लांट, यानी कि ये ताप शक्ति, और साथ में अभियांत्रिकी, फिर आता है कागज, फिर आता है वस्त्र उद्योग। 1 2 3 4 ऐसे भी आप जमा सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। एक जगह दी गई हैं जनजातियां और दूसरी जगह दी गई हैं कि उनका राज्य क्षेत्र कौन सा है। देखिए, यदि पहली जनजाति जो कि बताई गई है ये लिंबू जनजाति, आपने लिंबुनी वन के नाम से आपने इसको अवश्य जाना होगा। ये हिमालयी क्षेत्रों में मिलने वाली जनजाति है। कहाँ मिलती है तो बता दिया जाए कि पूर्वी नेपाल में ये मिलती है। पूर्वी नेपाल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सिक्किम में मिलती है, और यदि इसकी जगह आ जाता कि भूटान में भी ये प्रेजेंट है तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
जो कार्बी जनजाति है इसके बारे में याद रखिएगा कि जो आसाम राज्य है, आसाम का जो पहाड़ी क्षेत्र आता है वहां पर ये निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है, गलत हो जाएगा। और डोंगरिया ये उड़ीसा में भी मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, बिल्कुल सही है। डोंगरिया जाति बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, तो इसके बारे में आई थिंक बताने की आवश्यकता मेरे को नहीं है। आगे चलते हैं। जो बोंडा है ये तमिलनाडु में नहीं मिलती, ये भी उड़ीसा में ही आपको प्रेजेंट दिखाई देती है। तो पूछा गया है कि उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही है, तो भाई एक सही है और 3 सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, यानी कि चरम जलवायु, कम वर्षा और जो लोग हैं ये चलवासी पशुचारक हैं। तो ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा? अफ्रीका के सवाना घास के मैदान में। आपको बता दूं कि ये जो अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड एरिया है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मेनली यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटी होती है और विश्व का सबसे बड़ा जानवरों का पलायन देखने के लिए मिलेगा। ये उत्तरी अमेरिका जो प्रेरी घास के मैदान है ये नहीं हो सकते हैं। कारण ये है कि भाई यहाँ पर वर्षा कम नहीं होती उतनी ज़्यादा, जलवायु चरम भी नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। भाई शीतोष्ण घास के मैदान है, इनको कहा जाता है प्रेरी घास के मैदान। ये जाने जाते हैं अपने टूरिज्म के लिए और साथ ही साथ मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए। साइबेरियन टुंड्रा ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको ध्रुवीय प्रकार की जलवायु देखने के लिए मिलेगी, साइबेरिया क्षेत्र के आसपास की। मध्य एशियाई स्टेपी ये हो सकता है। कारण ये है कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो जो हंगरी आपको दिखेगा, हंगरी से लेकर मंगोलिया, यानी मोटे मोटे आधार पर यदि बात की जाए तो हंगरी से लेकर मंगोलिया तक का जो क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है मध्य एशिया का। और स्टेपी जो यहाँ पर मिलते हैं ये नो डाउट कि ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, परंतु याद रखिएगा कि इनको असल में सूखे घास के मैदानों की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। सूखे घास के मैदान है ये, यानी कि एक मौसम विशेष में ये सूखते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर जो वर्षा का परसेंटेज है ये 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो विशेषता है ये मध्य एशियाई स्टेपीज घास के मैदानों की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा माना जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा कि ये 50 से 80 सेंटीमीटर नहीं होगी, आई थिंक ये लगभग यानी 50 सेंटीमीटर ही आप यहां पर लिखें कि 50 सेंटीमीटर के लगभग यहां पर वर्षा होती है, यानी कि कई स्थानों पर 25 भी हो जाती है, कई स्थानों पर 50 तक ये चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय कोयले का या के अभिलक्षण है? देखो भाई, भारत में जो 98% कोयला मिलता है ये मिलता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। रेयरेस्ट केस में आपको देखने के लिए मिलेगा एंथ्रेसाइट कोयला, यानी कि भारत में एंथ्रेसाइट कोयला लगभग ना के बराबर पाया जाता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी बात की जा रही है भारत के संदर्भ में तो हमेशा बिटुमिनस प्रकार के कोयले की बात की जा रही है। और ये मिलता है जिन चट्टानों में वो मानी जाती है मेनली गोंडवाना क्रम की चट्टान, व यहाँ पर आती है टर्शरी या फिर इसको नाम दिया जाता है तृतीयक क्रम की चट्टानें। ठीक, रॉक या फिर चट्टान। तृतीय क्रम की चट्टानें मिलती हैं हिमालयीन क्षेत्रों में और गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं मुख्यतः कहां पर? तो नदी घाटियों वाले एरिया में। भारत की 3 नदी घाटियां हैं जहां पर यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक आती है भाई दामोदर नदी की घाटी, एक आती है स्वर्ण रेखा नदी की घाटी और एक आती है गोदावरी नदी की घाटी। इन 3 नदी घाटियों में ये चट्टानें आपको प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलेंगी। देखो इनकी विशेषता क्या होती है, तो उच्च भस्म अंश होता है इसमें, यानी कि बहुत जल्दी ये जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। निम्न भस्म संगलन तापमान है, बिल्कुल सही है। और निम्न सल्फर अंश है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि कौन से सही है, 2013 का ये क्वेश्चन है, ये तीनों ही सही माने जाएंगे। इससे आप और क्या पढ़ सकते हैं भाई, तो कोल उत्पादन में प्रथम स्टेट अभी कौन सा है, यानी कि फर्स्ट राज्य कौन सा है, ये आपको याद रखना है। और अन्य जो सिनेरियो हैं जो कि आप पढ़ते हैं कि भारत के पास कौन कौन से संसाधन हैं, इस परिप्रेक्ष्य में वो बातें आपको याद रखनी है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, लोबिया, मूंग, अरहर। और पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं या फिर इनका प्रयोग किया जाता है। 2012 का ये क्वेश्चन है। चारों को ही यदि हम देखें तो चारों का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। मतलब कि सीधी सी बात है कि
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। दलहन भी है। लोबिया का नाम हम नहीं सुनते हैं, परंतु याद रखिएगा लोबिया भी एक प्रकार की दलहनी फसल है और इससे कई स्थानों पर हरी खाद भी बनाई जाती है और चारे का निर्माण भी किया जाता है। बाकी तो दो जनरली हमारी सुनने में आ ही जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित कृषि क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर किसी भी फसल का या फिर खाद्य फसल का उत्पादन यानी कि इसकी कृषि और साथ ही साथ पशुपालन दोनों ही किए जाते हैं, इसको रखा जाता है मिश्रित कृषि के अंतर्गत। ठीक है, तो मिश्रित कृषि मतलब कि पशुपालन भी हो रहा है उस एरिया में और किसी खाद्य फसल का उत्पादन भी किया जा रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है, इसको नाम दिया जाता है मिश्रित कृषि का। नगदी और खाद्य दोनों समस्याओं की साथ साथ खेती होती है भाई। खाद्य संशयों, ये गलत लिखा है भाई, दो या दो से अधिक संशयों, अच्छा नहीं सही लिखा है, संशयों को एक ही खेत में उगाया जाता है। चलो ठीक है। थर्ड, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, यह बिल्कुल सही है, अभी मैंने बता दिया वहां पर। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीकी संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। यानी कि यहां पर निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उपरोक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। भाई जनांकीय संक्रमण है तो कौन कौन से उसमें स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक्चुअली इसकी जो सबसे प्रथम स्टेज रहती है ये उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर भी होती है। इसी को ओवरकम करने के लिए हम दूसरा स्टेप अपनाते हैं, यानी कि पहले तो मृत्यु दर को घटाते हैं और जन्म दर जो कि पहले से ही उच्च थी उसको बनाए रखते हैं ताकि ये जो जनसंख्या है ये नियंत्रित हो सके। आई थिंक आपने भारत के कंटेक्स्ट में सुना होगा कि भारत में एक समय पर बहुत ज्यादा उच्च मृत्यु दर हो गई थी, इसको कंट्रोल किया गया था। ठीक है, और फिर जो तीसरा स्टेप होता है इसमें हम प्रयास करते हैं, पहले तो हमने प्रयास किया कि निम्न मृत्यु दर हो और फिर ये जो जन्म दर थी जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि पहले स्टेप में दोनों ही हाई होती हैं, मृत्यु दर भी और जन्म दर भी। पहले मृत्यु दर को कम किया जाता है और फिर जन्म दर को कम किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि भाई जनसंख्या अचानक से पलट जाए। अचानक से पलटने का अर्थ कि आपको जनसंख्या इतनी ज्यादा तेजी से घटती या बढ़ती हुई देखने के लिए मिले कि हम उसको नियंत्रित ना कर पाए। इसीलिए जो सही स्टेप होता है सबसे पहले तो ये हमको कंडीशन देखने के लिए मिलती है। इस कंडीशन में हम सबसे पहले मृत्यु दर को कम करते हैं और फिर हम जन्म दर को कम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि 2, 3 और 1 ये इसका सही ऑर्डर माना जाएगा। 2, 3 और 1। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, यहां तक थी आज की क्लास। अब आपके लिए एक विशेष सूचना कि यदि आप अपने 2026 या 2027 के ईयर में यूपीएससी एग्जाम को फेस करने का टारगेट बना चुके हैं तो आपके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के ये संपूर्ण बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। इनके प्रारंभ होने की जो तिथि है परसों अर्थात 19 फरवरी से ये बैचेस प्रारंभ होंगे। इनकी जो टाइमिंग है ये सुबह 8 बजे, यानी कि बिल्कुल फ्रेश बैच है। 8 बजे से आपकी क्लासेस लगेंगी। याद रखिएगा संपूर्ण बैच है ये। संपूर्ण बैच का अर्थ है कि यहां पर आपको ये बैचेस 3 प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेगा सिल्वर, एक मिलेगा बच्चे गोल्ड और एक मिलेगा प्लेटिनम बैच। ये तीनों की फीस अलग अलग होगी, जिनमें सबसे ज्यादा फीस मानी जाएगी प्लेटिनम की, सबसे कम होगी सिल्वर की। बट ऑब्वियस है कि भाई फीस के साथ कुछ सुविधाएं भी इंक्रीज होंगी, तो सबसे सुविधाजनक जो आपके लिए बैच होगा ये होगा प्लेटिनम। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर आपके लिए असुविधाजनक होगा, परंतु हां जो इनिशियल नहीं एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं आपको ये आपको प्लेटिनम में मिलेंगे। यदि आप सिल्वर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है 9,999 रुपए, पर ये आपको जब पड़ेगा जब आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे। जनवरी का ये द्वितीय बैच है तो ये बैच 2 हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। यदि अभी भी आपने संपूर्ण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि 14 फरवरी इनमें जो सेल चल रही थी उसकी लास्ट डेट थी, इसीलिए अब कुछ प्राइस यहां पर इंक्रीज हो गया है। तो आप इन बैचेस का जल्दी से जल्दी पार्ट बने ताकि 2026, यदि आप ये सोच रहे हैं कि 2026 के लिए अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है तो अब ज्यादा टाइम शेष नहीं है। आप जल्द से जल्द अपना डिसीजन लें और इन
संपूर्ण बैचेस का पार्ट बने। अब चाहे आप सिल्वर का बने या फिर गोल्ड का बने या फिर आप प्लेटिनम का बने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिल्वर का यदि आप बनेंगे तो आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी रह जाएगी। बस जो लाइव क्लासेस होती हैं उनका रिकॉर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। अब रिकॉर्ड फॉर्म मिलेगा तो हम डाउट्स कहां पर पूछेंगे, तो हर क्लास में जो फैकल्टी होते हैं ये अपनी मेल आईडी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इनकी मेल आईडी होती है, मेल आईडी के साथ साथ इनकी अलग से एक टेलीग्राम अकाउंट होता है जहां पर आप चैट कर सकते हैं हर फैकल्टी के साथ टेलीग्राम अकाउंट से। जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा टेलीग्राम हैंडल है ये, जहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा, यानी कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो मैं इसकी पीडीएफ यहां पर दूंगा। आप यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि डाउट सेशन सब कुछ होगा। बस यहां पर लाइव क्लास की जगह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल उतनी ही रहेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई लाइव क्लासेस में कुछ कट करके हम आपको रिकॉर्ड फॉर्म में दे दें। बिल्कुल जैसा माहौल रहता है वैसा ही रहेगा। तो सिल्वर ज्वाइन करना है सिल्वर ज्वाइन करें, गोल्ड ज्वाइन करना है गोल्ड ज्वाइन करें, प्लेटिनम ज्वाइन करना है प्लेटिनम ज्वाइन करें। ये आपकी अपनी इच्छा पर और आपकी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस मेल अकाउंट पर भी, यानी कि मेरे इस टेलीग्राम अकाउंट पर भी, और ये समस्त प्रकार के अकाउंट्स पर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।